क्लास 12th का चैप्टर का ये वीडियो है। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। किसी बुक में सिर्फ मैग्नेटिज्म इस चैप्टर का नाम होगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बोलने जा रही हूं वो है लॉरेंस फोर्स। कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई चार्ज होता है, मान लीजिए कोई मैग्नेट है मेरे पास, उसकी वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें बाहर से कोई चार्ज आया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक चार्ज हो। जब आप मेरी फील्ड में आ रहे हो, मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो मैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाऊंगी, मेरा आपके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो उसी को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। यानी द फोर्स वो फोर्स जो कि इस चार्ज के ऊपर लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। फिर से देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो जिस फोर्स को महसूस करेगा उसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स है, यानी इसको हम F से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। अब ये चीजें क्या है, Q क्या है, चार्ज, ये जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वैल्यू, और ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कूलम्ब में, उसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्ब, C। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। कोई भी चीज मूव करती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, B जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा एंगल हो गया इन बिटवीन द चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहीं पर दो तीन क्वेश्चन कभी कभी इससे जुड़े हुए आते हैं कि अगर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब जो चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब यहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जब इस पूरी QVB को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर ये परपेंडिकुलर मूव करेगा तो साइन 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी QV इंटू B, जो आंसर आएगा। इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अगर ये चार्ज जो है वो हमने ऐसे किया कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाई एक्सिस में मूव कर रही है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस होती है ऊपर वाली, ये आपकी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है चार्ज, तो इस पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पर जो फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और वो हो जाएगी जेड एक्सिस। ये मल्टीपल चॉइस में कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब इसके बाद मैं लॉरेंस फोर्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको बताने जा रही हूं। नाउ ऑब्जर्व द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द लॉरेंस फोर्स। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, विथ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ये, इन ए मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। फाइंड द लॉरेंस फोर्स। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया,
QVB साइन थीटा। लेकिन यहां पर देखिए कहीं एंगल नहीं है, तो यानी ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे QVB। ठीक है, अब ये B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी B की वैल्यू यहां पे कितनी लिखी हुई है 0.1। अब ये व्हील वेलोसिटी था V से ये V है और ये V से वेलोसिटी, तो ये 10⁵ हो गया। अब बचा ये Q, यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19। ये याद कर लीजिए, क्योंकि Q की वैल्यू थी NE, तो यहाँ N तो है ही नहीं, तो E की वैल्यू हो गई है। अब हमको लॉरेंस फोर्स निकालना है, यानी तीनों चीजों को लिख के हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1.6 10⁻19 10⁵ इंटू 0.1। किसी किसी को मल्टीप्लाई आता है, किसी किसी को नहीं आता। जिसको नहीं आता उसको हम सिखा रहे हैं कि मान लीजिए आपका ये 1.6 हो गया। अब देखिए ये 10⁻19, ये 10⁵ है ना, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको भी हम पावर में बनाएंगे। देखो 0.1 है, तो ये नीचे 1 लिखा, ये पॉइंट गया नीचे, ये 1/10 हुआ, 10 के ऊपर 1 हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर -1, तो ये हो गया 10 के ऊपर -1। ये सारी जो 10 की पावर है इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 19 में भी माइनस है, 1 में भी माइनस है, तो ये -20 हो गया। और इसमें 5 हमने जोड़ा, तो देखो बेटा -20 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -50। तो यहां पर आंसर हो गया 1.6 इंटू 10⁻−15। आइए हम चर्चा करते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर्स जा रहे हैं, तार जा रहे हैं, इनमें मान लीजिए I1 करंट जा रही है, इसमें मान लो I2 करंट जा रही है। इन दोनों वायर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस R है, थोड़ी दूर पे ये रखे हुए, तो इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, क्योंकि किसी भी तार में अगर करंट जाती है तो आपको अपनी ओर वो अट्रैक्ट करती है, आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। तो इसी तरीके से दो तार हैं, एक में करंट I1 जा रही है, एक में करंट I2 जा रही है, और ये दोनों थोड़ी दूर पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कुछ फोर्स होगा जिससे ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, या यहाँ पे कोई चीज रखी होगी उसके ऊपर फोर्स आएगा इन दोनों वायर्स में करंट जाने की वजह से। तो वो फोर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं कि अगर ये तार हमें कह दें कि बहुत लंबा है, जिसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है, जैसे सड़कों पे तार बिछे होते हैं, दो तार दूर तक चले जा रहे हैं, तो उनके बीच में करंट होता होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ पर बीच में क्या करंट होगा, या दूसरा सवाल दे दिया जाए कि ये तार इतना लंबा है, मान लो 10 सेंटीमीटर ये तार लंबा है, 10 सेंटीमीटर ये तार लंबा है, और इनके बीच में क्या फोर्स होगा। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उनको कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे करके। तो मेन आपको फोर्स निकालना होगा, इसकी आप चक्कर में मत लगिए। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है μ0/4π, जिसमें आप याद कर लीजिए कि μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यू लिखा जाता है, और 2 इंटू I1 इंटू I2, यानी ये जो दोनों तारों में करंट जा रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक। अब अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसी तरीके से कि अगर दो तार हैं, इसमें 5 एम्पियर करंट जा रही है और इसमें भी 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और ये दोनों एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, कि एक तार है, इसमें भी 5 एम्पियर की करंट जा रही है, इसमें भी 5 एम्पियर की करंट जा रही है, ये तार 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच में क्या फोर्स होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो μ0 की जगह हमने लिखा 4π इंटू 10⁻⁷, हमने आपको बताया, और ये 4π आपका उतर गया, ये 2 हो गया।
I1 I2 यानी 2 बार आपको 5 लिखना है। नीचे R है यानी 2.5 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलोगे तो 2.5 और इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो ये 100 ऊपर चला गया। अब ये देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2.5। अब ये पॉइंट आप हटाओगे तो ऊपर यहाँ पर एक 0 और ले गए, तो मान लो हमने इंटू 10 लिख दिया। अब ये 5 5 ज़ा 25 और ये भी 5 आपका कैंसिल हो गया। अब ये आपका यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए ये 10 है और ये 100, ये तो 1000 हुआ, इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -7, दोनों को प्लस कर दोगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 और न्यूटन, और पर लेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर। अब इसके बाद अगर हम यहीं पर, ये तो ये है कि जब हमें तार की लेंथ नहीं मालूम। अब हम आपको इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि ये आप पूरा आंसर निकाल ली। अब आपको कहा जाए कि ये जो तार की लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, तो जो तार की लेंथ होगी वो ये है कि नहीं, L। तो यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, और ये लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं हो गई, तो जो तार की लेंथ 10 है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 अपॉन 100, तो ये 0 कट गया, नीचे एक 10 पे -1 है तो ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन बताएंगे जहां पर हम कहते हैं कि अलग अलग करंट जा रही है, जहां पर दोनों तार में अलग अलग करंट जा रही है, तो हम किस तरह से उसका आंसर निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, कोशिश करिएगा कि हम इसको कैसे निकालते हैं। देखिए आपको क्या याद करना है, ये फॉर्मूला मैं यहां लिखती हूं, फोर्स इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसकी जगह 2I1 I2 दोनों तारों में जो करंट जा रहा है, फिर दोनों तारों के बीच की जो डिस्टेंस है, और यहां पे L से डिवाइड करना है। ठीक, ये हम मिटा रहे हैं। ये वैसे तो ये कट के और भी आ जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूं कि आप यही याद रखिए। और अगर हम μ0 अपॉन 4 पाई को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, क्योंकि ये जो है ये μ0 की वैल्यू है, इसको हम 4 पाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, 10 के पावर -7। हम ये भी लिख सकते हैं सीधा। तो अब हमारे पास अगर ये 2 वायर दिए हुए हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अगर 2 वायर्स हैं, अगर एक में 8 एम्पियर की करंट जा रही है, दूसरे में 5 एम्पियर की करंट जा रही है, और ये दोनों 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये दोनों तार 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच में पहला हमको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट कब लेंथ निकालते हैं, जब इनफाइनाइट के लिए, यानी हमको इस तार की लंबाई नहीं दी हुई है, तार में करंट क्या बह रही है ये दिया हुआ है, लेकिन तार की लंबाई क्या है वो नहीं दी है। तो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, आप μ0 अपॉन 4 पाई की जगह 10 टू पावर -7 लिख दोगी, ये 10 के ऊपर -7 हो गया, इंटू 2, दोनों तार का करंट 8 और 5, 8 इंटू 5, और ये नीचे R डिस्टेंस, तो R क्या है 4 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में होता तो हम सीधे लिख लेते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो यानी 4 अपॉन 100, तो ये मीटर में बदल गया। अगर ये नीचे 100 है तो 100 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, तो 8 इंटू 10
इंटू 10⁻⁻7, ये 100 ऊपर चला गया अपॉन 4। क्लियर है? अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया। ये यहाँ पे देखिए 2 0 3 0 3 0 हो गए, तो 10 के ऊपर -7 इंटू 10 के ऊपर +3। अब ये दोनों अलग अलग निशान है, तो 7 में से 3 गया 4, तो 2 इंटू 10 के ऊपर -4। ठीक है। लेकिन अगर अभी हम कह दें कि इस वायर की भी लंबाई दे दी जाए, मान लो इस वायर की लंबाई इन्होंने दे दिया 100 सेंटीमीटर, तो उस 100 सेंटीमीटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल्स मैग्नेटिज्म के चैप्टर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, इसको तैयार कर लेना।